हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। आइए करें शुरुआत एक ऑसम यूनिट की जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। आज हम लोग वन शॉट में पूरा डिस्कशन खत्म करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव्स और कुछ बढ़िया वाले सवाल। बात ऐसी है कि लाइट हमेशा से एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही हमारे जीवन में। हमने सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा और हमें यह पता चला कि लाइट जो है उसके बारे में हमको अभी तक कुछ भी नहीं पता। यही पता चला ना सब पढ़ के कि लाइट के बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि लाइट को हम क्या समझते थे और वो क्या निकली। रोशनी जिसको हम बिल्कुल सीधी समझते थे और जो पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सीधी सीधी चली, अगले ही चैप्टर में घूमने लगी। है ना, छोटे ऑब्स्टेकल से घूम के निकलने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए कि हम आज तक रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मानते आए हैं। हम आज तक ये मानते आए हैं कि रोशनी जो है, लाइट जो है बिल्कुल सीधी चलेगी, किरण जो है बिल्कुल सीधी चलेगी। लेकिन किरण ने ये साबित किया कि ये बात डिपेंड करती है ऑब्स्टेकल के साइज पे कि मैं सीधी चलूंगी या मैं टेढ़ी चलूंगी। समझ रहे हैं बात को? तो कुछ फिनोमिना थे जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये फिनोमिनास एक्सप्लेन किए जा सकते थे लाइट के वेव नेचर से, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे थे जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। न्यूटन साहब ने एक बिल्कुल अलग थ्योरी दे रखी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसके बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी। फिर उन बातों को डिस्कार्ड करके हाइगन साहब ने अपनी थ्योरीज दी। ये सारी बातें हो चुकी हैं वेव ऑप्टिक्स। अब मुद्दा ये है कि सर अब क्या? आपने रे के बारे में भी बता दिया, वेव के बारे में भी बता दिया, अब बातें क्या होने वाली हैं? अब एक बहुत अलग तरह का फिनोमेना हम समझने वाले हैं। क्योंकि देखो, न्यूटन साहब ने बोला कि पार्टिकल है, हाइगन ने बोला वेव है, मैक्स प्लैंक थ्योरीज कह गई कि वेव है, और ये हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गया कि हाँ, लाइट तो जो है ये वेव ही है। लेकिन एक फिनोमेना आज मैं ऐसा सिखाने जा रहा हूं जो लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करेगा, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए ज़रा समझें कि ये क्या है। हमारा डिस्कशन ही यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या है हमारा डिस्कशन? डिस्कशन की हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि होने क्या वाला है। एक मटेरियल में, एक मेटल में, एक मेटल के ऊपर लाइट एमिट करवा के एक मेटल पे लाइट इंसिडेंट करवा के आप उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएंगे। एक मेटल पे लाइट इंसिडेंट करवा के आप उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएंगे। ये क्या है? ये इंसिडेंट लाइट है। ये इंसिडेंट लाइट है। अब इंसिडेंट लाइट जब आ रही है तो बेसिकली क्या आ रहा है? यहाँ पे फोटॉन्स आ रहे हैं। कौन आ रहा है? फोटॉन्स आ रहे हैं। यहाँ पे जो लाइट ये आ रही है, ये कौन आ रहा है? बेसिकली ये फोटो। अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि अभी आप कुछ भी लिखें, अभी आप सिर्फ सुने। कुछ भी अभी आपको नहीं लिखना है, शांति से बातों को सुनना है, समझना है, फील करना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी इस पेज पे मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि पूरे लेक्चर में क्या बातें चलने वाली हैं। लेक्चर के शुरुआत के 45 मिनट 50 मिनट क्या बातें चलने वाली है, और यही डिस्कशन जो है अगले 50 मिनट का 100% नीट में, JEE में, CUET में, बोर्ड में एक सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये हैं फोटॉन्स। ये कौन है? ये हैं फोटॉन्स। ये हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स क्या है? ये जो लाइट आ रही है, चाहे ट्यूबलाइट से आए, चाहे सूरज की आए, चाहे एक बल्ब से आए, कहीं से भी ये जो लाइट आपके पास गिर रही है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कहना गलत होगा, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, जिनको हम कहते हैं फोटॉन।
क्या कहते हैं, फोटोन। टर्म्स से यूज थ्रू हो जाओ, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद सारी डेफिनेशन, सारी डेरिवेशन, सारे इक्वेशन सब हो जाएगा। अभी बस आंखें खोल के देखो, ये फोटॉन्स आ रहे हैं बिल्कुल। और एक मेटल की खासियत क्या होती है, किसी भी मटेरियल को मेटल कब कहा जाता है, जब सर वो कंडक्ट करता है। बेटा वो कंडक्ट क्यों करवाता है, क्योंकि उसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास होते हैं बेघर इलेक्ट्रॉन्स। सर ये क्या इलेक्ट्रॉन है, किस तरह के इलेक्ट्रॉन है ये, बेघर क्यों बोल रहे हो उनको, क्योंकि बेटा वो किसी के सगे नहीं है, वो सिस्टम में अनबाउंड है, इधर से उधर भागने दौड़ने घूमने के लिए फ्री है। अब क्या होता है कि जैसे ही इंसिडेंट लाइट आई, वैसे ही वो एनर्जी मिली इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिली एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी कैप्चर करके इस मटेरियल से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। एनर्जी आई, इंसिडेंट लाइट आई, इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ सिस्टम से। बस यही वो पॉइंट है जो क्रांतिकारी है। क्यों, अरे क्यों निकला, कैसे निकला, लाइट आई, ठीक है, लाइट आई तो हुआ क्या आखिर, मतलब लाइट क्या है, बेसिकली आप इमेजिन करो कि एक बाल्टी है मेरे पास, ठीक है, उस बाल्टी से मैं पानी गिरा रहा हूं, और या तो उस बाल्टी से कुछ बकेट्स, उस बकेट से कुछ बॉटल्स भर भर के, बॉटल को बंद करके मैं पानी किसी को पास कर रहा हूं। दोनों में कोई अंतर है? सोचो कि आपको किसी को पानी देना है, आपने एक बाल्टी ली, पूरी बाल्टी का पानी उस पर डाल दिया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपने बोला कि ये लो, मैं 10 बॉटल बना ली मैंने इसकी, और 1 बॉटल, 2 बॉटल, 3 बॉटल, 4 बॉटल, 5 बॉटल हमने दे दी। तो जो लाइट आ रही है, ये जो एनर्जी आ रही है, बेसिकली क्या है, ये कंटिन्यूअस शावर है, कंटिन्यूअसली कोई पानी डाल रहा है, या पैकेट्स हैं ये, आपको 1000 लीटर पानी चाहिए तो वो 1000 लीटर आप पे एक बार में गिरा दिया जाएगा, या 1000 लीटर की 1-1 लीटर की 1000 बॉटलें आपको मिलेंगी। ये बात समझना ज़रूरी है, ये बात क्रांतिकारी है, ये बात बेहतरीन है। ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं, ये पैकेट्स हैं, बंडल्स हैं, एक जैसे बराबर बराबर एनर्जी के। बॉटल उठाइए, पी लेते हैं घुट। भाई साहब क्या है ये फोटॉन्स, ये बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं। क्या है ये फोटॉन्स, फोटॉन्स आर बंडल्स, बंडल्स यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जो कि इक्वल एनर्जी पजेस करेंगे, जो कि इक्वल एनर्जी पजेस करेंगे। ओके, इक्वल एनर्जी पजेस करेंगे। अब सुनिए, अब सुनिए एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है सर? एनर्जी जो होती है E, ये हम लोगों ने सीखा है कि E इक्वल्स टू H टाइम्स ऑफ न्यू होता है। H है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिखते हैं ना V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, V इक्वल्स टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। हम लोग लिखते हैं V इक्वल्स टू एफ टाइम्स ऑफ लैम्डा। V क्या है, V वेलोसिटी है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो जो फोटॉन्स हैं वो किस स्पीड से चल रहे हैं, वो लाइट के पार्टिकल्स हैं। लाइट के पार्टिकल बोलना गलत बात है, वो लाइट के बंडल्स हैं, तो लाइट की स्पीड पे ही चलेंगे। तो क्या मैं V को C लिख दूं और इसको F टाइम्स ऑफ लैम्डा लिख दूं, तो F को मैंने लिख दिया कितना, F को मैंने लिख दिया कितना, F को मैंने लिख दिया C बाई लैम्डा। ये आ गई हमारे पास एनर्जी। सर ये किसकी एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, ये एक फोटॉन की एनर्जी है, ये एक फोटॉन की एनर्जी है। और अनंत फोटॉन्स आ रहे हैं, और हर फोटॉन के पास इतनी ही एनर्जी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, चाहे आप कोई भी फोटॉन उसमें से पकड़ लो। ये बात आपको सबसे पहले दिमाग में डाल लेनी है, ठीक है। और अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी और मोमेंटम में हमको रिलेशन पता है
कि एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं P टाइम्स ऑफ C, तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ जाएगा E डिवाइडेड बाय C। इसमें से यदि आप C को डिवाइड कर देते हैं तो एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, E इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय लैम्डा, सॉरी P इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये मोमेंटम, ये एनर्जी किसकी, एक फोटोन की। इतनी बातें एक बार लिख लो तो हम चर्चा को बढ़ाएं आगे। ये बातें लिख लो, बातों को फिर हम बढ़ाते हैं आगे। लिख लिया? चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है सर? बेटा ये एक फिनोमेना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे जब लाइट फॉल करेगी किसी मटेरियल पे जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो निकला है इलेक्ट्रॉन वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। और करंट फ्लोइंग इन द ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब सर करंट कहां से आ गया? इलेक्ट्रॉन आपने निकाले है ना, करंट हमको तो नहीं लगता। जैसे मान लो एक मेटल आपको दिखाऊं, चलो यही मेटल एक बॉटल है, तो सर ये मेटल है, बिल्कुल है। ये लाइट गिर रही है, इस पे गिर रही है ना, ये मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, अनंत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सर लाइट भी गिर रही है, तो आप तो बोले हो कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट लगेगा, हमको तो नहीं लग रहा। आर्ग्यूमेंट उठा सकते हो ऐसा कि हमको तो नहीं लग रहा करंट, लाइट गिर रही है, मेटल है। बेटा एक सेटअप बनाना पड़ेगा आपको, करंट सर्किट में फ्लो करवाना पड़ेगा, और वो हम कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे। दो बातें इसमें। सबसे पहली बात तो कि जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक अच्छा सवाल है कि सर क्यों ज्यादा होनी चाहिए। आपने बोला सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे लिमिटेशन क्यों है? बेटा वो इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नेगेटिव स्पीशीज हैं, हमको बचपन से पता है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल को, मेटल को छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ही ये मेटल को छोड़ के जाएंगे वैसे ही सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? एक इलेक्ट्रॉन यदि सिस्टम को छोड़ के गया तो सिस्टम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो उसको वापस खींच लेगा। आप क्या करना चाहते हो? आप इसको बाहर निकालना चाहते हो सिस्टम से। इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है एक पर्टिकुलर एनर्जी जो कि मेटल टू मेटल वेरी करती है, और उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन, जिसको मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं। क्या कहा मैंने? फाई को वर्क फंक्शन लिखवाऊंगा, सारी बातें। फंक्शन ऑफ मेटल को छोड़ के जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो मेटल को छोड़ के बाहर निकल पाता है। मेटल को छोड़ के जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो बाहर निकलेगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द मेटल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कह दिया फाई। ये हमने कह दिया क्या? ये हमने कह दिया फाई इज द वर्क फंक्शन। आनंद आ गया, मजा आ गया इस बात को सुन के। तो हमें यह भी पता चला कि सर इतनी एनर्जी किस में मेजर करें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर लो, जूल में मेजर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेके चलेंगे। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए, जिसको हम कह रहे हैं वर्क फंक्शन। अब जो आने वाली एनर्जी है वो है एच न्यू। तो आने वाली एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी, इसको ई इन कहते हैं। इंसिडेंट आ रही है ना, इंसिडेंट एनर्जी यदि ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन विल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। और अगर आने वाली एनर्जी एच न्यू से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा।
इसलिए यहां पे लिमिटेशन है फ्रीक्वेंसी पे, जिसको मैं कह रहा हूं एफ नॉट। क्या कह दिया एफ नॉट को मैंने? एफ नॉट को कह दिया मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये क्या है? ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी मटेरियल को दी जाए। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जो किसी भी मेटल को दिया जाए तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, ये देखो, एंड लाइट आ रही है, लाइट आ रही है यानी कौन आ रहा है? लाइट आ रही है यानी कौन आ रहा है? फोटॉन्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। फोटॉन्स की एनर्जी कितनी? h टाइम्स ऑफ न्यू, और वो जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम से निकलना शुरू हो गए। ओके, ऑसम, मजा आ गया। अब देखते हैं इसका सर्किट। अब देखते हैं इसका सर्किट। मैं बना के दिखाता हूं आपको, एक ब्लैंक। एक सेकंड है ना, सर्किट बना के दिखा रहा हूं आपको। आई एम शोइंग यू द सर्किट। एक एक पेज पे बनाऊंगा बेहतरीन सर्किट, ध्यान से देखना, सारी बातें, आनंद आ जाएगा जीवन। कहिए। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, तो मैं बता रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सर्किट। अब देखिए, आपने कहा कि सर एक मेटल है, ठीक है बेटा, ये ले लिया मैंने मेटल, ये ले लिया मैंने मेटल। ओके, ये मेटल कहलाता है फोटो सेंसिटिव मेटल, मतलब जिसमें से लाइट गिरने पे इलेक्ट्रॉन्स निकल पाए, और हम भेज रहे हैं लाइट। और ये जो पूरा सेटअप हम करेंगे ना, इसको हमने रख दिया है क्लोज्ड चैम्बर में, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब में, और ऊपर हमने बना दी एक विंडो जिसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज विंडो। अब ये आपने सेटअप कर दिया कनेक्ट, आपके दोनों टर्मिनल्स आपने ले लिए, ठीक है। ये आई सामने से इंसिडेंट लाइट, ये आ रही है इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट की खासियत आपको पता है क्या है? इंसिडेंट की खासियत ये है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और अगर ऐसा है तो क्या होगा? अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ये निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें से निकले। अब क्या करें? अब क्या करें? यहाँ पे कलेक्टर प्लेट लगाओ ना, ये लगा दिया आपने कलेक्टर प्लेट, बहुत बेहतरीन। और इस सर्किट को आपने कर दिया कंप्लीट, और इस सर्किट को आपने कर दिया कंप्लीट, इस सर्किट को आपने कर दिया कंप्लीट, बहुत बढ़िया। आपने यहां पे एक एमीटर लगा दिया, करंट डिटेक्शन के लिए आपने एक एमीटर लगा दिया। अब जैसे ही आपने इसको सर्किट को कंप्लीट किया कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ यहां पहुंचे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, जिस वजह से सर्किट में आपको करंट देखने को मिला। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो गया, ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो सर्किट में आपको करंट देखने को मिल जाएगा। आपको इतनी बात तो पता चल गई कि अरे हाँ, यहाँ पे करंट है। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं कि इस करंट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कम किया जाए। यदि मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूँ तो क्या होगा? बैटरी का टर्मिनल उल्टा कर दूँ तो क्या होगा? ये बातें हमको समझनी है, तो आइए इन बातों को अब हम समझेंगे। ठीक है, हमने क्या डिफाइन किया है अभी? हमने डिफाइन किया वर्क फंक्शन। सर क्या होता है वर्क फंक्शन? बेटा वर्क फंक्शन हमने कहा था फाई। क्या है ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। लिख लो, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो।
फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी इज मोर इफेक्टिव देन द लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी। सीधी सी बात है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, आप चाहते हैं फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा। तो हमें मालूम है कि E इक्वल्स टू एच न्यू हम लोग लिखते हैं और इसी को हम लोग एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट वेवलेंथ की बात करें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए सर, आपने तो डायरेक्टली हमको क्या सिखाया बेटा? मैंने आपको सिखाया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के और भी कुछ तरीके हैं। हाँ बिल्कुल हैं। एक होता है फील्ड एमिशन, एक होता है थर्मियोनिक एमिशन और एक है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि थर्मल यानी हीट की मदद से आप किसी मटेरियल को इतना हीट अप करोगे कि उसमें इतनी हीट डेवलप हो उसके इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते करते बाहर निकल जाए। तो क्या कहलाया ये थर्मियोनिक एमिशन? बाय सुटेबली हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन टू इनेबल देम टू कम आउट ऑफ द मेटल। आप लोग हीटिंग करके इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि वो मटेरियल को छोड़ के बाहर निकल जाए। इसके बाद फील्ड एमिशन, इतनी भयंकर तेज फील्ड लगा दो, अरे इतनी कड़क फील्ड लगा दो, एकदम हाई अट्रैक्टिव पॉजिटिव फील्ड लगा दो। जैसे ये मटेरियल है, ये आपने पॉजिटिव फील्ड लगा दी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए ना उन पे लगा भयंकर वाला अट्रैक्शन, उन पर लगा भयंकर वाला अट्रैक्शन, जिसके कारण वो बाहर निकल गए, जिसके कारण वो बाहर निकल गए। ओके, कितना चाहिए हमको? 10⁸ वोल्ट पर मीटर तक का चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तीसरा तरीका जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वेरी नाइस। क्वांटम थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हमें चर्चा करनी थी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की। एनर्जी ऑफ फोटॉन के बारे में मैंने आपको क्या बताया? एनर्जी ऑफ फोटॉन के बारे में मैंने आपको यह बताया कि जो लाइट आ रही है उसमें जितने भी फोटॉन्स हैं उन सबकी बराबर 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 एनर्जी है। और एक फोटॉन की एनर्जी को लिख देता हूं मैं साफ साफ, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन को आपने क्या लिख दिया? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन को आपने लिख दिया एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा। एच क्या होता है? एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये डेटा हम सब्सटीट्यूट करके अब भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर निकाल लो या रफली ऐसे ही कैलकुलेट करो आप लोग फटाफट। एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डिवाइडेड बाय लैम्डा। यस, प्लैंक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ओके, लैम्डा वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ लाइट। अब सर आपने डायरेक्टली कह दिया E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये आया कहां से? आपने डायरेक्टली कह दिया E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लेकिन ये आया कहां से? ले कहां से आया? इसको मैं बताता हूं कहां से आया। हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक मेटल से इजेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो हमने कह दिया कि एनर्जी ई जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आपने कह दिया एच। तो ई इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ न्यू। ये आ गया आपके सामने एनर्जी का फॉर्मूला, ये आ गया आपके सामने एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब सर फ्रीक्वेंसी स्पीड और लैम्डा में रिलेशन तो आप ऑलरेडी बता चुके हो, तो यही एक्सप्रेशन को आपने लिख दिया एच सी बाई लैम्डा। अब हम डेटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 6.62 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? ये आएगा जूल में।
आपको किस में चाहिए, आपको चाहिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करोगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दो ई की वैल्यू से। कितनी होती है सर ई की वैल्यू, बेटा इतनी होती है ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आइए ज़रा कैलकुलेट करते हैं इसको, आपके सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया जाए, आप लोग भी कर लो तेज़ रफ्तार में। कैलकुलेटर कहाँ, मिल रहा, आई एम रियली सॉरी, पोपट हो गई मेरी, कैलकुलेटर नहीं मिला, दूसरे मोबाइल में कर लेता हूँ। ठीक, नया मोबाइल अभी थोड़ा चलाने में मुझे आना पड़ेगा। 6.62 इंटू 3 19 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग है ना, पावर्स में अलग लिख रहा हूँ, ये बना 19.86, पावर्स में अलग लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने 10 टू दी पावर कितना बना -26, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये बना 1241। सर डिवाइडेड बाय 1.6 क्यों किया बेटा, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, तो ये यूनिट्स मुझको किस में मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएंगी इंस्टेड ऑफ जूल। तो आपने डिवाइड कर दिया 1.6 और नीचे है 10 टू दी पावर -19, जो ऊपर जाके बन जाएगा 10 टू दी पावर 19, ओके, डिवाइडेड बाय 1.6। तो ये फैक्टर आपके सामने कितना आ रहा है, ये फैक्टर आ रहा है 1.2 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, ये फैक्टर आ रहा है 12.41 समथिंग, ये बन गया 10 टू दी पावर -7, ठीक। इस ही वैल्यू को आप लिख सकते हैं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा को हम कन्वर्ट कर चुके हैं एंगस्ट्रॉम में, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, दिस इज द एनर्जी possessed by a wavelength lambda। अगर लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो फोटोन की एनर्जी कितनी मिल जाएगी, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। ये डायरेक्टली भी मैं बता सकता था कि डायरेक्टली रट लो ये वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर खुद यहाँ पे डेटा रख के सॉल्व करके निकालोगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 10-20 सेकेंड, लेकिन आपके लिए चीज़ लाइफ भर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिख लो तेज़ रफ्तार में, क्या किया है हमने ये किया है हमने, और कुछ नहीं किया है, बस यही किया है, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स propagates in the form of small packets and these are known as photons. According to Planck, the energy of photon is directly proportional to the frequency of radiation. ये proportional to नहीं हो, यही बातें हम लोगों ने लिखी है। जल्दी से अपने नोट्स कंप्लीट करो, बातें बढ़ाते हैं आगे। मोमेंटम की बात करें तो ये बात भी मैं आपको बता चुका था स्टार्टिंग में ही, डिस्कशन शुरू करने के पहले ही बता चुका था कि जो मोमेंटम है पी को हम लोग लिखते हैं ई डिवाइडेड बाई सी। ई को आपने लिख दिया एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई सी, सी सी गॉन, तो पी कितना आ गया, एच बटा लैम्डा, जल्दी लिखो, डंडना डंडन, शाबाश, बातें बढ़ा रहे हैं आगे। इफेक्टिव मास की चर्चा काफी इंपॉर्टेंट है। देखो फोटोन जो है ये बंडल ऑफ एनर्जी है, लेकिन फिर भी ये पार्टिकल नहीं है। मैंने हमेशा पूरी डिस्कशन में भी, आधे घंटे के डिस्कशन में, जब भी मेरे मुंह से फोटोन के लिए पार्टिकल निकला होगा मैंने क्षमा मांगी होगी और मैंने ये कहा होगा कि ये पार्टिकल नहीं है, ये बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो बेसिकली ये क्या है तो एनर्जी ही ना। फोटोन अगर पार्टिकल नहीं है तो क्या है, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बात ये चल रही थी कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है
वो जीरो होता है। मतलब अगर एक फोटोन आप रेस्ट पे लेके देखें, एक फोटोन की रेस्ट मास की बात करें कि अगर ये फोटोन है, ये रुका हुआ है, तो उसके मास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि वो एनर्जी है, वो बंडल्स ऑफ एनर्जी है। और उस एनर्जी को हम लोग कितना लिखते हैं? उस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं इतना। उस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं इतना। मतलब फोटोन के मास का एग्जिस्टेंस सिर्फ तब है जब वो चल रहा हो, जब वो मोशन में हो, और वहां से आप उसके इफेक्टिव मास की बात करते हैं, जो बन जाता है E डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर। ओके, ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज ऑलवेज जीरो। ओके, चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी रीजन पे, किसी एरिया पे, जैसे ये मान लो एक सरफेस है। ओके, ये एक सरफेस है, ये एक एरिया है, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सुनना ध्यान से। इस एरिया पे, इस सरफेस पे एनर्जी गिर रही है। कितनी एनर्जी गिर रही है? कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं एक गिवन एरिया पे पर सेकेंड? ये कहलाती है इंटेंसिटी। तो आपने लिख दिया कि जो इंटेंसिटी है आई, दिस इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम क्या होता है सर? ये तो पावर होता है। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी? इंटेंसिटी की यूनिट बन जाएगी पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पावर डिवाइडेड बाय एरिया यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सर ये एनर्जी क्या है? ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट्स फॉलिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटोन गिर रहे हैं, रियली सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। ये फोटॉन्स गिर रहे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं। कितने फोटोन गिर रहे हैं सर? कुछ एन फोटॉन्स गिर रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमने कह दिया कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं सर? एन फोटॉन्स गिर रहे हैं, एन फोटॉन्स गिर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग इज एन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी होगी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी एन टाइम्स ऑफ एच सी बाय लैम्डा? जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी एन टाइम्स ऑफ एच सी बाय लैम्डा। अच्छी बात है। सर एन क्या है बेटा? एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू या तो एच सी बाय लैम्डा, तो एन फोटॉन्स की एनर्जी इतनी। तो आप इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ये जो n बाई टी लिखा ना मैंने, इसको आप स्मॉल n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n। स्मॉल n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। और अगर आप एरिया को भी यूनिटी कर दें तो ये एक्सप्रेशन, एरिया को भी अगर आप यूनिटी कर दें तो यही एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिखने लगेगा, यही एक्सप्रेशन आपको ऐसा ऐसा दिखने लगेगा। अब यहां पे स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इतनी चर्चा लिखो जरा तेज रफ्तार में, जल्दी से इतनी बात लिखिए, एक घूंट पानी पी लिया जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, काम की बात है। लिख लो।
कर चुके हैं सारी चर्चा। एरिया को भी अगर मैं यूनिटी कर दूं तो क्या बन जाएगा? एरिया को भी अगर मैं यूनिटी कर दूं तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला इंटेंसिटी का? n टाइम्स ऑफ एच सी बाय लैम्डा। n क्या है? अब n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एरिया यूनिटी ना करूं तो ये क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। कितने एरिया पे? ए एरिया पे। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कल को कोई पूछ ले नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो, कल को कोई पूछ ले भैया नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो, तो क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे तीसरी चौथी क्लास की। 10 रुपए में 20 टॉफी, 1 रुपए में कितनी टॉफी? नहीं समझे? टोटल ई एनर्जी आ रही है, टोटल ई एनर्जी आ रही है, और उसमें कितने फोटॉन्स इन्वॉल्व हैं? एन फोटॉन्स इन्वॉल्व हैं। और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है? एच सी बाय लैम्डा। कितने समय में? टी टाइम में। दिस इज द टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम। और ये क्या है? क्या किया बेसिकली मैंने? टोटल ई एनर्जी आ रही है कितने फोटॉन्स के जरिए? एन फोटॉन्स के जरिए। तो यहां से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा, दोनों को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड यानी स्मॉल एन, और ये बन जाएगा पावर। तो पी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एच सी बाय लैम्डा। तो ये एक्सप्रेशन आपको क्या दे देगा? ये एक्सप्रेशन आपको दे देगा एन की वैल्यू। नोट कर लीजिए सभी लोग। हम्म अब देखिए, कंटिन्यूस बात ये चल रही है कि सर फोटॉन्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। फोटॉन्स टकरा रहे हैं, बिल्कुल टकरा रहे हैं। फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स टकरा रहे हैं, मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम जा रहा है। तो क्या मोमेंटम के चेंज के जरिए फोर्स लगेगा? सर हमको इतनी बात पता है कि यदि ये एक दीवार है, यदि ये एक दीवार है और इस दीवार पे हम एक बॉल स्ट्राइक करवाएं, या इस दीवार पे हम एन नंबर ऑफ बॉल्स स्ट्राइक करवाएं, तो उन बॉल्स के जरिए, जैसे बॉल है ना, ये जा रही है, टकरा रही है और टकरा के निकल रही है। ये बॉल जा रही है, टकरा रही है और टकरा के निकल रही है। ठीक है, बॉल जा रही है, टकरा रही है और टकरा के निकल रही है। ठीक है, सुनना ध्यान से। बॉल जा रही है, टकरा रही है, टकरा के निकल रही है। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज होता है, हमको मालूम है कि यहाँ पे मोमेंटम चेंज होता है। और अगर मोमेंटम चेंज होता है, कितना मोमेंटम चेंज होता है? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इस बॉल का मास m, इसकी वेलोसिटी v, इस बॉल का मास m, इसकी वेलोसिटी v। तो टक्करें हुई तो मोमेंटम चेंज हुआ। कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ? इनिशियल मोमेंटम कितना लिखोगे आप लोग? ये m है, ये थीटा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो v, मान लो टक्कर के बाद की वेलोसिटी भी v ही है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। सो दिस इज mv cos थीटा, दिस इज mv sin थीटा। ये इधर जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया? ये mv cos थीटा, और इधर क्या बन गया? ये mv sin थीटा। तो ये इस डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? एक्स डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ 2 टाइम्स ऑफ mv का cos थीटा। बहुत बढ़िया, मालूम है हमको ये बात, है ना? मोमेंटम चेंज हुआ तो आप फोर्स निकाल सकते हैं टाइम से डिवाइड करके। अरे मोमेंटम चेंज हुआ तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर फोर्स निकल गया, प्रेशर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि इसी ही तरह से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो भी टकरा के किसी सरफेस से निकलेंगे और वो प्रेशर जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? प्रेशर जनरेट करेंगे। जैसे ये मान लो कि पी मोमेंटम जा रहा है, फोटॉन टक्कर के बाद रिफ्लेक्ट होके फोटॉन से वापस निकले। ठीक, तो कितना मोमेंटम जा रहा है?
मोमेंटम इंसिडेंट कितना है, h बाय लैम्डा। मोमेंटम रिफ्लेक्टेड कितना है फाइनल, वो भी h बाय लैम्डा है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, डेल्टा पी कितना हो गया, डेल्टा पी हो गया 2 टाइम्स ऑफ h बाय लैम्डा। हो गया क्या, अरे डेल्टा पी 2 टाइम्स ऑफ h बाय लैम्डा हो गया क्या, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया, बहुत बढ़िया शाबाश, मजा आ गया। डेल्टा पी 2 टाइम्स ऑफ h बाय लैम्डा आपने लिख दिया, ये आपके सामने चेंज इन मोमेंटम है। अगर ये चेंज इन मोमेंटम है तो फोर्स कितना बन जाएगा, सर कितने 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 फोटॉन्स टकरा रहे हैं बेटा, n नंबर ऑफ फोटॉन्स टकरा रहे हैं, तो इसमें आप n मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h बाय लैम्डा में n मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास मिल गया सबसे पहले तो ये चेंज इन मोमेंटम, आपके पास मिल गया चेंज इन मोमेंटम। आपको निकालना है रेडिएशन प्रेशर, आपको निकालना है रेडिएशन प्रेशर, तो पहले निकालिए रेडिएशन फोर्स। फोर्स क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई टी, 2 टाइम्स ऑफ एन एच बाय लैम्डा डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, एन की वैल्यू आपको पता है, थोड़ी देर पहले आपने बताई थी कितनी, पी टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी। उठाओ एन की वैल्यू, कहाँ से निकली सर ये, यहाँ से निकली बेटा, ये यहाँ से निकली ये वैल्यू, यहाँ से निकली ये वैल्यू। एन की वैल्यू 2 मिनट पहले मैंने डिराइव करवाई है, पी डिवाइडेड बाई एच सी बाय लैम्डा, पी डिवाइडेड बाई एच सी बाय लैम्डा। एन की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, एन की वैल्यू उठा के इस जगह पे टिका दो, एन की वैल्यू उठा के इस जगह पे टिका दो, जल्दी से कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा रेडिएशन प्रेशर 2I डिवाइडेड बाई सी, 2I डिवाइडेड बाई सी। ओके, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अब मान लो कि जिस सरफेस पे गिर रहे हैं वो प्योरली एब्जॉर्बिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, मतलब फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए सरफेस ने, तो चेंज इन मोमेंटम कितना बनेगा, इनिशियल मोमेंटम को आप लिखेंगे h बाय लैम्डा, फाइनल मोमेंटम को आप लिखेंगे 0, तो चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा सिंपली h बाय लैम्डा। डेल्टा पी कितना बन जाएगा, डेल्टा पी बन जाएगा h बाय लैम्डा। तो यहां से आप लिख देंगे कि फोर्स जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर वही प्रेशर की बात, डायरेक्टली रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, दोनों रेडिएशन प्रेशर्स के फॉर्मूले लिख रहा हूं। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इज 2I बाय सी फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां पे सिंपली कितना बन जाएगा, 2 वाला फैक्टर नहीं आएगा, I बाय सी बनेगा ये सर, हाउ मच, I बाय सी। रेडिएशन प्रेशर इज I बाय सी, इस तरह के सरफेस के लिए, एब्जॉर्बिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये कैसी सरफेस है मेरे भाई बोलो जरा, एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, दोनों तरह की सरफेसेस के लिए आपने रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला लिख दिया, नोट कर लो तेज रफ्तार में सभी लोग। डन, चलो एक सिंपल सा सवाल आपके सामने आ रहा है, रीड कर लो क्या कहता है ये, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है, जूल में भी निकालना है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। देखो क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, E बराबर एच सी बाय लैम्डा, इनकी वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं, जूल में आंसर मिलता है। आपको डायरेक्ट तरीका मैंने क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम में, यहाँ से E किस में मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा।
यहां से ई किस में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। कितना बन गया ये, 1 2 3 1 2, ओके। क्या आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे, ये बन जाएगा ई की वैल्यू जूल। लिया, चलिए कर लिया होगा आपने, बहुत ही सिंपल सवाल था। उम्मीद है कि इस सिंपल सवाल को आपने मुझसे पहले कर लिया था, ठीक है। चलिए एक और सवाल पे आते हैं। रीड कर लो जरा सवाल, रीड कर लो सवाल, पानी पी लिया जाए, गुड। चलिए क्या कह रहा है सवाल, द पावर ऑफ अ बल्ब इज 60 मिली वॉट्स। एक बल्ब देके रखा हुआ है, इस बल्ब का पावर आपको कितना दिया है, बल्ब का पावर आपको देके रखा है 60 मिली वॉट। बड़ी अच्छी बात है, एक बल्ब है जो कि डेफिनेटली इस तरह से फोटॉन्स एमिट कर रहा है और आपको बल्ब का पावर देके रखा है 60 मिली, होता है 10 टू द पावर -3 वॉट, ओके। एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना देके रखा है आपको, वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना देके रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ओके। यानी आपको निकालना है, आपको निकालना है ये निकालना है आपको। बल्ब का पावर आपको देके रखा हुआ है, बिल्कुल देके रखा हुआ है। क्या होता है पावर, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्या होती है, किस किस तरह से निकल रही होती है एनर्जी, फोटॉन्स के फॉर्म में निकल रही होती है। कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, एन फोटॉन्स निकल रहे हैं पर यूनिट टाइम, ओके, इनटू एच सी बाई लैम्डा। ये लिख दिया आपने पावर, ये लिख दिया आपने पावर, ठीक है। आपको चाहिए ये, दिस इज व्हाट यू वांट। पावर आपको देके रखा हुआ है, सब्सटीट्यूट करो डेटा। पावर लिख दिया आपने 60 इंटू 10 टू दी पावर -3 इक्वल्स टू n बाई टी, n बाई टी इंटू एच की वैल्यू रख दो 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू सी की वैल्यू रख दो। कितनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू दी पावर -10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से कैलकुलेट करो n बाय लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से कैलकुलेट करो n बाय टी की वैल्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड की। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ये कैलकुलेशन का आंसर एक्सपेक्टेड है आपसे, ये कैलकुलेशन का आंसर एक्सपेक्टेड है आपसे चैट में। जल्दी से n बाई टी की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई डिवाइड, कैलकुलेट एंड सेंड इन चैट, ठीक है। चलिए तो कुछ कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की, तो मैंने आपको सेटअप बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको सेटअप बताया था और उस सेटअप में मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई थी। अगर आपको सेटअप याद हो जो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगाई थी। ये रहा, ये रहा वैक्यूम ट्यूब आपके सामने, कैथोड और एनोड, ये आ रही है इंसिडेंट लाइट, और उस लाइट की खासियत आपको मालूम है क्या है,
उस लाइट की खासियत आपको मालूम है क्या है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब आपने सर्किट में क्या किया? आपने बैटरी लगाई, और किस तरह से लगाई? पहला केस बता रहा हूं, पहले समझ लो पूरी बात, पहले पूरी बात समझ लो। केस 1, जब कोई बैटरी नहीं है। केस 1, जब कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं है, जब कोई बैटरी नहीं लगाई है। तो उस सिचुएशन में भी जब आपने कोई बैटरी नहीं लगाई है, तब भी सर्किट में कुछ करंट था, तब भी सर्किट में कुछ करंट था। आपने सर्किट कैसा बनाया? एक छोटू सा सर्किट बना के दिखा रहा हूं। आपने सिंपली ये सर्किट लिया, ठीक है ना, एनोड कैथोड, ये क्वार्ट्ज विंडो, और ये आपने जो है कनेक्ट कर दिया, और इधर आपने क्या लगा दी? इधर आपने लगा दी एमीटर। ओके, दिस इज द एमीटर। ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सर्किट में। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सर्किट में, सर्किट में करंट था। सम करंट is present in circuit. Case 2, केस 2, बैटरी लगाई आपने, बैटरी लगाई आपने, ओके, बैटरी लगाई, बैटरी कनेक्टेड, और अब आपने क्या किया? टर्मिनल देखना जरा ध्यान से, कैसा लिया है पहला आपने, टर्मिनल्स देखिएगा जरा। आपने एनोड को कनेक्ट किया है पॉजिटिव से, और कैथोड को कनेक्ट किया है नेगेटिव से। एनोड को कनेक्ट किया है पॉजिटिव से, और कैथोड को कनेक्ट किया है नेगेटिव से। एनोड को कनेक्ट कर दिया आपने पॉजिटिव से, कैथोड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से। तो आपको क्या लगता है कि सर्किट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो इजेक्ट हो रहे हैं, वो सर्किट में जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे? सीधी सी बात है कि अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पहुंचेंगे, मतलब सर्किट में करंट बढ़ना चाहिए। इस सिचुएशन में सर्किट में करंट बढ़ना चाहिए। और यहीं पे मैं एक केस और बता रहा हूं आपको, यहीं पे मैं एक केस और बता रहा हूं, यहीं पे मैं एक केस और बता रहा हूं। देखो जरा, अगर हम लोग एनोड को कनेक्ट कर दें नेगेटिव से, कैथोड को कनेक्ट कर दें पॉजिटिव से, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये ले लिया आपने कैथोड, ये ले लिया आपने एनोड, ओके, ये आ गई लाइट, ओके। अब क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो कैथोड से एनोड की तरफ पहुंच रहे हैं, उनको फेस करना पड़ेगा रिपल्शन, मतलब इन शॉर्ट करंट घटेगा। और अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आ सकती है जिस पे सर्किट में करंट जीरो हो जाए, और वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो हम करने वाले हैं पूरा मैंने इस पेज पे बताया है, अब इसको विस्तार में हम लोग समझते हैं, इसको विस्तार में समझते हैं, ओके। मैंने ये कहा कि सर्किट में जब कोई अप्लाइड पोटेंशियल नहीं था, जब कोई अप्लाइड पोटेंशियल नहीं था, इवन जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई थी, जब कोई बैटरी नहीं लगाई थी,
तब भी जो फोटॉन्स गिर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन सर्किट में सर्कुलेट हो रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक पहुंच रहे थे और सर्किट में करंट था। तो हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा कि जब बैटरी आपने नहीं लगाई तब भी कुछ करंट है। बिल्कुल है। अब आपने क्या किया? आपने पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचे। आपने उस पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई, करंट बढ़ा। आपने पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाई तो करंट बढ़ा। आपने पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ाई तो करंट और बढ़ा। लेकिन क्या आप बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू तो करंट बढ़ता ही जाएगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। कब तक बढ़ेगा? एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा। क्या कहलाती है वो? करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक करंट बढ़ सकता है, सैचुरेशन करंट। इमेजिन करो ना कि ये मेटल है, इस पे लाइट गिर रही है, आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी है, पॉजिटिव कर दिया इस टर्मिनल को। 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे थे, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन सामने तक पहुँच रहे थे। पॉजिटिव टर्मिनल लगा के ये 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ पहुँच गए, खिंच गए। आपने पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाया, जितने बचे हुए थे वो भी चले गए। अब आप बढ़ाते जा रहे हो पोटेंशियल, आपको लालच आ गया, तो क्या करंट बढ़ता जाएगा? पावर हाउस थोड़ी बन जाएगा कि करंट ही निकलता जा रहा है, इसमें से पूरे मोहल्ले को बिजली दे दी आपने एक छोटे से मटेरियल से। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। लिमिटेशन है उस पर। कितना है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो पॉसिबल है? सैचुरेशन करंट आपने बता दिया। अब आपने क्या किया? आपने पोटेंशियल उलट दिया। आपने बैटरी का टर्मिनल रिवर्स कर दिया। यहां पे नेगेटिव, इस प्लेट को पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला था, जो सामने जाना चाह रहा था, सामने पहुंचना चाह रहा था, उसको फेस करना पड़ रहा है रिपल्शन। आपने पोटेंशियल और बढ़ाया, करंट और घटा। आपने पोटेंशियल और बढ़ाया, नेगेटिव, करंट और घटा। वो वैल्यू पोटेंशियल की जिस पे करंट हो गया जीरो, वो वैल्यू पोटेंशियल की जिस पे करंट हो गया जीरो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो वैल्यू पोटेंशियल की जिस पे करंट हो गया जीरो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कि कितना पोटेंशियल लगा दिया जाए ताकि मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए। ये देखो, ये कैथोड से कई इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच नहीं पाता है। कैथोड से कई इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इकट्ठा होता है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जेटिक नहीं होता है कि एनोड तक पहुंचे। हर इलेक्ट्रॉन उतना एनर्जेटिक नहीं होता है कि एनोड तक पहुंच जाए। अब इन सब में से मान लो कि एक क्रांतिकारी इलेक्ट्रॉन है, एक वॉरियर इलेक्ट्रॉन है। ये हर इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी अलग काइनेटिक एनर्जी, और इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये कोई भी इलेक्ट्रॉन सामने तक ना पहुंचे, तो आपको किसको रोकना पड़ेगा? जो सबसे तेज चल रहा है, आप उसको रोक दो। यानी आपको कितना टर्मिनल पोटेंशियल लगाना है, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लगाना है, आपको इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना है कि वो इसको रोक दे। आपको इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना है कि वो इसको रोक दे। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है E टाइम्स ऑफ Vs। तो आपको इतना लगाना है, इसकी जो भी एनर्जी ना, हाफ एम वी स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू EVs। इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लगाना। क्या बोला हम लोगों ने? क्या कहा हम लोगों ने? कैसे डिफाइन किया स्टॉपिंग पोटेंशियल को? ये क्या है आखिरकार? ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल का, जिस पे सर्किट में करंट जीरो हो जाता है।
जिस पे सर्किट में करंट 0 हो जाता है, और ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। At stopping potential, most energetic electrons are stopped. Stopping potential पे जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाता है। इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या मेजर करता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी? किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। नोट कर लीजिए, पूरी चर्चा नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम की बातें हैं। डन डना डन डन। देख लिया सभी ने? देख लो। हो गया इतना? चलिए, हमने क्या बोला? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट क्या था? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इज इंसिडेंट ऑन मटेरियल प्लेट सी। ए को आपने रखा पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। इफ पॉजिटिव पोटेंशियल, अंडरलाइन कर रहा हूं इस बात को मैं, of A is gradually increased, it is found that the first photo current increases and then becomes maximum, called saturation current. ये कब था? ये तब था जब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, पहला केस या दूसरा केस जो भी हमने लिया। अब इसके बाद आपने क्या किया? आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया। If we apply the negative potential to plate A with respect to C, and on increasing it gradually, the current decreases and becomes zero at a certain negative potential. क्या होगा? क्या होगा कि आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे और उसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके क्या होगा? करंट जो है सिस्टम में डिक्रीज होते होते बन जाएगा, और वो कहलाएगा, वो वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, पीएस। चलिए, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। कर लिया? गुड। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखते हैं। अब आप समझना थोड़ा सा बात को ना, पहले समझना। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये मटेरियल है, ठीक, ये एक मटेरियल है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। लाइट आ रही है, इस पर टकराएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई। पहले केस में इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब आपने जो फोटॉन्स इस पे गिर रहे हैं, पहले अगर 3 फोटॉन गिर रहे थे तो 5 फोटॉन गिरेंगे, और बढ़ाओ 10 गिरेंगे, और बढ़ाओ 500 गिरेंगे, और बढ़ाओ 1 लाख गिरेंगे। तो सर, ज्यादा फोटॉन्स गिरने से क्या हो रहा है? मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम मान के चलते हैं कि 1 फोटॉन इज टू 1 इलेक्ट्रॉन का रेशियो मेंटेन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन से एनर्जी ले सकता है। वन इलेक्ट्रॉन absorbs energy from 1 photon only. एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा सिर्फ एक फोटोन से ही एनर्जी, ये हम मान के चलते। तो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो आपने बेसिकली क्या बढ़ाया है? आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल बढ़ाया है। तो सीधी बात है, करंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, यस। लेकिन क्या इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? इतनी बात आपने बोली है, मैंने मान ली कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है लाइट की,
अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा है। अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा है। देखो बिल्कुल ऐसे, बढ़ाते जाओ इंटेंसिटी, करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ाते जाओ इंटेंसिटी, करंट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना? लेकिन इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको रोकने वाला पोटेंशियल। मतलब वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे। और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े या इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी? इंटेंसिटी बढ़ाने से मान लो कि इस मेटल में कुछ फ्रीक्वेंसी आ रही थी, फ्रीक्वेंसी अभी भी वही आ रही है, फ्रीक्वेंसी अभी भी वही आ रही है, बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, यानी इंटेंसिटी बढ़ गई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उतनी ही है, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो हमने ये कहा कि जैसे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, एक लाल लाइट बना रहा हूं, ये देखो, आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया तो भी सर्किट में कुछ करंट था, आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ता जा रहा है। आपने पोटेंशियल रिवर्स किया, करंट कम होना शुरू हुआ, कम होते 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 एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके करंट हो गया जीरो, वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपने दूसरी लाइट ले ली, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लिख देता हूं मैं यहां पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज सेम। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनर्जी उस लाइट की जो है एच न्यू वो सेम है। एनर्जी सेम है इसका मतलब क्या? कि लाइट की जो निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कैसी होगी? वो भी सेम होगी। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा? वो भी सेम होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा? वो भी सेम होगा। आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, उससे करंट चेंज हो गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी कतई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, काम का ग्राफ है, बहुत ज़्यादा काम का ग्राफ है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, आएगा एग्जाम में ग्राफ, वैसे सवाल आएंगे, लिख लो। अल्टीमेटली क्या बोला हमने? व्हेन इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स इज एबल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट इज इंक्रीज्ड, करंट इंक्रीजेस बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज। लिख लो इतनी बात सभी लोग जल्दी से। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, और ग्राफ देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखते हैं। अब ग्राफ देखते हैं फ्रीक्वेंसी का। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इंटेंसिटी सेम रखी, इंटेंसिटी सेम और फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से जो एनर्जी है, जो एनर्जी इंसिडेंट है, जो एनर्जी इंसिडेंट है वो चेंज हो जाएगी, और एनर्जी इंसिडेंट चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगी, जिस वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? ये क्रोनोलॉजी है। फ्रीक्वेंसी चेंज करी, फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी चेंज हुई, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो, आपने इंटेंसिटी सेम रखी है, मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रखे, तो सर्किट में जो सैचुरेशन करंट है वो रहने वाला है सेम। सर्किट में जो सैचुरेशन करंट है वो रहने वाला है सेम, सैचुरेशन करंट रहने वाला है सेम। ठीक है,
लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको मिलेंगे। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। नोट करो, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, ये क्या आउटकम है। ये आउटकम ऐसा है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी तक सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। उस वैल्यू को आपने कह दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आपने रखी, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपने रखी, तो सर्किट में करंट आया, काइनेटिक एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन्स के पास। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आई तभी तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। ये बता रहेगा। देखो, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी तक स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर जीरो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका कितना? जीरो। नोट करो जल्दी। हो गया? कर लिया नोट? क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम लोग कह रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, अगर आपने वो बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, लेकिन करंट अनचेंज था। क्यों? क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पे। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, इंटेंसिटी सेम रखने से आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट चेंज नहीं करवाए हैं। ओके। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, क्या कहलाती है? ये कहलाती है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी या तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके। और इसी तरह से वो मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने कहा कि वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो है, जिसको आप एच सी बाय लैम्डा लिख रहे हैं या तो जिसको आप एच न्यू लिख रहे हैं, ओके, वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी क्या होती है? वो कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है? एनर्जी हमको देनी पड़ती है वर्क फंक्शन के बराबर। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एच टाइम्स ऑफ एफ नॉट। कितनी एनर्जी देनी है आपको? अरे कितनी एनर्जी देनी है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए? वर्क फंक्शन के बराबर देना है ना। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई एच, पाई डिवाइडेड बाई एच। ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने लिख दिया। नोट कर लो, सारी काम की बातें, बेहद काम की बातें, बहुत ज़्यादा काम की बातें। ठीक है इतनी बात? अब देखो क्यों वेव मॉडल फेल हुआ और क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यह साबित हुआ कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, उसके पास पार्टिकल नेचर है। पहली बात यह है कि वेव होती है कंटिन्यूअस। वेव होती है कंटिन्यूअस। आप ऐसे समझो कि यदि कोई प्यासा आदमी बैठा है, सुनना है ना, फील करना बात। 10 प्यासे लोग बैठे हैं, उन सबको 1-1 लीटर पानी चाहिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। या और इसको रिलेट करो इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, उनको एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो इन प्यासों की प्यास बुझाने के लिए आप क्या भेज रहे हो? पानी भेज रहे हो। अब आप पानी दो तरीके से भेज सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप कोई नल चालू कर सकते हो, कोई पाइप से उनको पानी दे सकते हो, बाल्टी से उनके ऊपर पानी डाल सकते हो, या तो वो ऐसे कर लें और आप पानी गिराओ, वो पी लें, ठीक है। और या तो आप एक बॉटल भर के पानी उनको दे सकते हो। एक बॉटल पूरा 1 लीटर का पानी उनको मिल गया, उनको पता चल गया हमारा काम हो गया, वो चले जाएंगे। उनको 1 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस में अंतर क्या है? दोनों केसेस में अंतर क्या है? आपको 1 लीटर पानी देना है,
आपने उनको जो है एक मग लिया और ऐसे उनकी बॉटल में पानी डाला, तो उस बॉटल को भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये मेरी बॉटल है, ये मेरी बॉटल है, मुझको 1 लीटर पानी चाहिए, मैं अपनी बॉटल ऐसे ओपन करके बैठ गया और कोई इसमें एक मग से कंटिन्यूसली पानी दे रहा है। ठीक है, पहला केस। और दूसरा केस कि मुझको 1 लीटर पानी चाहिए, किसी ने डायरेक्टली भरी हुई बॉटल मुझको दे दी, तुरंत मिला, मैं तुरंत निकल लिया। इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। वेव पिक्चर के अनुसार जो एनर्जी आ रही है वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, और अगर वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, अगर वो एक कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ये कंटीन्यूअस फॉर्म में एनर्जी आएगी। इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है उसको कुछ समय लगेगा इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, इस एनर्जी को ग्रैब करने में, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, भले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम हो, है ना, भले वो आधे सेकंड का समय हो, लेकिन कुछ समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, इजेक्ट होने में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इससे साबित क्या हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि जो लाइट आ रही है वो कंटिन्यूअस नहीं है। वो कैसी है? वो डिस्क्रीट है। वो डिस्क्रीट है। वो कैसी है? वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट। वो कैसी है? कैसी? वो डिस्क्रीट है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उसके सामने आया फोटोन, उसको दिखा कि अरे वाह फोटोन आ गया, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन ग्रैब किया और बाहर निकल। नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है। तो इसके बारे में हमने लिख दिया, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फोटोन पर सेकेंड, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतना ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें एक पॉइंट सोर्स के डिस्टेंस से, जैसे ये मान लो एक बल्ब है, एक सोर्स है, तो इससे कुछ दूरी पे अगर हम लोग अवेलेबल हैं, अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, अगर आप इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी घटती जाएगी इस तरह से। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा एरिया लेके चलते हैं इस सोर्स के आसपास। 4πr² सरफेस एरिया, एनर्जी फॉलिंग 4π डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 4πr²। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d² के, याद रखना। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है किस पे? डिस्टेंस बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर प्लेट पे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्यों है? बात अभी हम लोगों ने कर ली। क्यों है? बात हम लोगों ने कर ली। ठीक है, अब यहां पे से क्या साबित हो रहा है? यहां से ये साबित हो रहा है कि भैया लाइट जो है उसके वेव नेचर में गड़बड़ है। वो लाइट प्योरली वेव नेचर नहीं है, क्योंकि वेव थ्योरी के अनुसार, क्योंकि वेव थ्योरी के अनुसार जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर द सरफेस। पूरी सरफेस में एनर्जी बिखरेगी, तो द इलेक्ट्रॉन मस्ट टेक सम टाइम टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी गेन करने में कुछ समय लगेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। लेकिन हमको एक्सपेरिमेंटली पता चला कि कोई भी टाइम लैग नहीं होता है इस प्रोसेस में, कोई भी टाइम लैग नहीं होता है इस प्रोसेस में। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। क्योंकि सोचो ना, इलेक्ट्रॉन अगर सोच के बैठा है, इलेक्ट्रॉन अगर सोच के बैठा है कि मुझको, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, रफ एग्जाम्पल सुनना। इलेक्ट्रॉन यदि सोच के बैठा हुआ है कि मुझको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए तो मैं इस मटेरियल को छोड़ के चले जाऊं, मतलब इस मटेरियल का वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आने वाली एनर्जी जो है, आने वाली एनर्जी जो है, इंसिडेंट एनर्जी जो है, वो आपने दे दी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन मना थोड़ी कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो 2 ही चाहिए था,
मैं तो 2 में ही निकलूंगा, 2.5 दे दिया तुमने, मैं तो बुरा मान गया। ऐसा थोड़ी बोलेगा, ले लेगा। और जो बची हुई एनर्जी है वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगी? बची हुई एनर्जी आपको बची हुई एनर्जी आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, जो आपने एडिशनल एनर्जी दी है। ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी कितनी बन गई? वर्क फंक्शन कहां कहां पे गई? इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन में गई और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में गई। ये आ गई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके सामने। अब बात क्या है? बात ऐसी है कि अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए बाहर। आपने एनर्जी बढ़ाई, आपने आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, सॉरी, इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है, इंटेंसिटी बढ़ाई है यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएं। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है क्या? उसकी नहीं बढ़ाई। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एच न्यू जाता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो जब तक हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे तब तक काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। लेकिन वेव थ्योरी के अनुसार इंटेंसिटी बढ़ाने पे, मतलब ज्यादा फोटॉन्स देने पे, इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 फोटॉन्स ले लेगा और अपनी एनर्जी बढ़ा लेगा, और उसकी एनर्जी बढ़ गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वेव थ्योरी कहती है, और गलत है ये। गलत है ना? अरे, वेव थ्योरी के अनुसार इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन करता नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इफ इंटेंसिटी सफिशियंट इंटेंसिटी है, मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है, तो आपको हर फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का देना चाहिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया। लेकिन वेव थ्योरी के अनुसार ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, आपने 2 फोटॉन भेज दिए 1 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो वेव थ्योरी के अनुसार ये एक फोटॉन से एनर्जी लेगा, फिर दूसरे से ले लेगा और फिर निकलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वेव थ्योरी के अनुसार इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे थ्रेशोल्ड एमिशन होना, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे फोटो एमिशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात को सही मानो तो फिर तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही बेकार है। तो फिर तो थ्रेशोल्ड जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, फिर तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह वाली सारी बातें बेकार हैं, जो कि गलत बात है। तो इसलिए वेव थ्योरी जो है उसके ये फेलियर पॉइंट्स हैं 3। ये 3 वेव थ्योरी के फेलियर पॉइंट्स, लिख लो इनको सभी लोग। काम की बातें बहुत ज़्यादा, ठीक है, काम की बातें। अब ये बात हमको किसने समझाई? ये बात हमको समझाई आइंस्टीन साहब ने। उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने ये समझाया कि बेटा सुनो, जो एनर्जी गिर रही है ना, जो एनर्जी गिर रही है, इंसिडेंट एनर्जी, वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ जा रही है? वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में जा रही है। और यदि हम लोग ज़्यादा एनर्जी दें तो बची हुई कहाँ जाएगी? बची हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देखने को मिलेगी। बची हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देखने को मिलेगी। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रही इंसिडेंट एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन से एनर्जी ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन से एनर्जी ले सकता है। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, इंसिडेंट एनर्जी goes into work function plus kinetic energy of the electron। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। इंसिडेंट एनर्जी को आपने लिखा h टाइम्स ऑफ न्यू, वर्क फंक्शन को आपने लिखा फाई, और काइनेटिक एनर्जी को आप लोग और क्या लिख सकते हैं? आप लोग लिख सकते हैं ई वी। वी क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। ठीक है, के ई मैक्स को आप ये भी लिख सकते हैं। ओके,
और के ई मैक्स को ईवी भी लिख सकते हैं। और ये जो फाई है, फाई क्या है? वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने और क्या लिखना सीखा? हमने उसको h टाइम्स ऑफ एफ नॉट लिखना सीखा। एफ नॉट क्या है? एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लिख लो भाई ये बातें। वही बातें निकल रही हैं बार बार घूम फिर के कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा और इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी। और करंट जो है सैचुरेशन करंट वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट होगा फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ कि अब तो 1-1.5 घंटे में सारी बातें बिल्कुल छप गई होंगी दिमाग में, है ना? बहुत बढ़िया। ये ग्राफ महत्वपूर्ण है। अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा? अभी अभी हम लोगों ने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या है? वो है एच एफ या तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन, माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, ये आपने लिखा, ये आपने लिखा। अब आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी तक, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी तक कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन शुरू होता है। तो ये आपने ले लिए दो मेटल, मेटल नंबर ए और मेटल नंबर बी, मेटल नंबर ए और मेटल नंबर बी। ठीक है, मेटल ए मेटल बी, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ज़्यादा, जिसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसके लिए ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? आगे से शुरू हो रहा है। अब इसको आप पीछे एक्सटेंड करो, ये क्या दे रहा है आपको? ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट है ना। आपने लिखा y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। तो c क्या है? c इज द वाई इंटरसेप्ट। तो जिसके लिए y इंटरसेप्ट ज़्यादा उसके लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा, जिसके लिए y इंटरसेप्ट ज़्यादा, नेगेटिव है ना y इंटरसेप्ट इस सिचुएशन में, नेगेटिव y इंटरसेप्ट है। तो जिसके लिए y इंटरसेप्ट ज़्यादा उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा। नोट कर लो सभी लोग। ठीक है, स्लोप क्या डिनोट कर रहा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप दे रहा है आपको h की वैल्यू, तो स्लोप तो कांस्टेंट रहने वाला है। हर मेटल के लिए स्लोप सेम रहने वाला है इस ग्राफ का, हर मेटल के लिए स्लोप सेम रहने वाला है इस ग्राफ। ठीक है, चलो चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। काइनेटिक एनर्जी को आप लोग, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ही, के ई मैक्स को ही आप लोग ई टाइम्स ऑफ वी एस भी लिख सकते हो। तो यही ग्राफ बन जाएगा, यही ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा। किस किस के बीच में? इसी प्रकार का ग्राफ बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, h बाई ई का रेशो सेम रहेगा हर मेटल के लिए। लिखो ज़रा, पानी लेके आ जाए जल्दी, लिखिए सब लोग। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। कुछ सवाल करते हैं पहले, फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे। पढ़ो जरा सवाल को। मेटेलिक सरफेस इज इरेडिएटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 या nu1 and stopping potential is found to be v1. Light of frequency nu2 irradiated the surface, the stopping potential will be। देखो, मटेरियल पे आप कोई भी लाइट फेंको, मटेरियल पे आप कैसी भी लाइट फेंको, मटेरियल पे आप कैसी भी लाइट फेंको, ठीक है, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी nu1 रखी है या आपने फ्रीक्वेंसी nu2 रखी है, इस बात से इस बात से इस बात से वर्क फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से वर्क फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आने वाली एनर्जी h टाइम्स ऑफ nu1 ये जाती है किस में? वर्क फंक्शन में प्लस
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप E टाइम्स ऑफ V1 लिख दोगे। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन आपने बनाई, इंसिडेंट एनर्जी गई वर्क फंक्शन में प्लस E टाइम्स ऑफ V2 में, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है V2। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 - 1, यानी ये बन गया E टाइम्स ऑफ V2 माइनस E टाइम्स ऑफ V1, 5 कट गया, इक्वल टू H टाइम्स ऑफ न्यू2 माइनस न्यू1, न्यू2 माइनस न्यू1। तो ये क्या बन गया, ये बन गया E टाइम्स ऑफ V2 इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ V1 प्लस H टाइम्स ऑफ न्यू2 माइनस न्यू1। E को निपटा दिया, E को निपटा दिया, E डिवाइड में भेज दो, क्या बन गया, ये गया 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 गया। ओके, V2 इक्वल्स V1 प्लस H बाई E न्यू2 माइनस न्यू1। ओके, क्या आंसर आया, V1 प्लस H बाई E न्यू2 माइनस न्यू1, यानी आंसर है B, आंसर है B। ओके, रेडिएशन ऑफ 2 फोटोन energies twice and 5 times the work function of metal are incident successively, इंसिडेंट सक्सेसिवली। क्या कह रहा है, दो रेडिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, एक की एनर्जी कितनी देके रखी है, एक की एनर्जी देके रखी है ट्वाइस, और एक की देके रखी है 5 टाइम्स, एक की देके रखी है 5 टाइम्स। ये आपने सक्सेसिवली एमिट करवाए हैं एक मेटल पे, ये एक मटेरियल है, ये एक मटेरियल है जिस पे आपने 2 फ्रीक्वेंसीज भेजी, बड़ी अच्छी बात है, E1 E2। ओके, दिस इज 5। The ratio of the maximum velocity of the photoelectrons emitted in the 2 cases, maximum velocity का रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, फिर से वही बात कि आप कोई भी फोटोन भेज दो, फाई तो फिक्स रहने वाला है। तो जो इक्वेशन होती है एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना, होती है ये, बिल्कुल होती है। एनर्जी को क्या लिख दोगे, पहले केस में 2 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 प्लस KE1, दूसरे केस में 5 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 प्लस KE2, प्लस K2। ओके, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। हाँ सॉरी, ये कितना बन जाएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू KE1, और ये बन गया 4 5 इक्वल्स टू KE2। तो आंसर आ गया 1:2, आंसर आ गया 1:2, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बातें बढ़ाते हैं आगे। बातें बढ़ा रहे हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं लाइट के दोगले व्यवहार की, अब हम बात कर रहे हैं लाइट के दोगले व्यवहार की। हमको पता चला कि जो लाइट है वो कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसके वेव नेचर के बेसिस पे, है ना, बिल्कुल करते हैं। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे निकले जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि उसके पार्टिकल नेचर को शो कर रहे थे। ये बात हमको पता चली, और एक्सपेरिमेंटली हमने ये भी साबित किया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि ये दो एक्सपेरिमेंट्स, ये दो फिनोमेना उसके पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या
पार्टिकल के पास भी वेव नेचर है। हमें ये पता चला कि लाइट के पास लाइट के पास वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। हमें ये पता चला लाइट के पास वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। ये बात हमको पता चली। सवाल ये उठा कि क्या पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर है? दिस इज द क्वेश्चन। और जवाब है हाँ, जवाब है यस डेफिनेटली। ये बात हमको समझाई डी ब्रॉगली साहब ने। ये बातें हमको बताई कि इन्होंने मिस्टर डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने ये बताया, मिस्टर डी ब्रॉगली इमेजिन दैट लाइट possess बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर सिमिलरली। उसी तरह से जो मैटर है उसके पास भी दोनों प्रकार के नेचर होने चाहिए, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होना चाहिए मैटर के पास भी। डी ब्रॉगली इमेजिन दैट डिस्पाइट पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर वेव मस्ट ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। और यही कहलाती हैं क्या? यही वेव्स कहलाती हैं मैटर वेव। यही वेव्स कहलाती हैं क्या? मैटर वेव्स। जैसे ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है। बहुत छोटा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। जब ये चलता है तो इसके पीछे पीछे इसकी वेव भी चलती है, इसके पीछे पीछे इसकी वेव भी चलती है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब अगर हम बात करें वेवलेंथ निकालने की, लैम्डा फॉर दी मैटर वेव की कितनी वेवलेंथ होती है, तो समझते हैं ज़रा कितनी होती है। हमने ये कहा कि भाई साहब जो एनर्जी है उस पार्टिकल की, ये पार्टिकल अगर चल रहा है कुछ v वेलोसिटी से, तो इसके पास कितनी एनर्जी है? इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो कितनी है? वो है हाफ m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। वो है हाफ m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। वो है हाफ m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो आपने कह दिया कि जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, इसको लिख दिया p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको आपने लिख दिया हाफ m p स्क्वायर, ठीक है, बराबर p स्क्वायर बाई 2m। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि लैम्डा को आप क्या लिखते हैं, मोमेंटम को आप क्या लिखते हैं? आपने मोमेंटम को लिखा h बाई लैम्डा। आपने मोमेंटम को लिखा h बाई लैम्डा। आपने मोमेंटम को लिखा h बाई लैम्डा। तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ h बाई पी, और p को मैं लिख सकता हूँ mv। p को मैं लिख सकता हूँ mv, या तो √2 KEM, √2 KEM लिख सकता हूँ। E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, या तो p इक्वल टू √2 KEM। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू उठा के रख दी, यहाँ पे मैंने वैल्यू उठा के रख दी। ओके, ओके, ये वैल्यू हमने उठा के रख दी। लैम्डा इक्वल टू h बाई √2 KEM। ये वेवलेंथ है जो कि किसी भी पार्टिकल के साथ जिसका मास m है एसोसिएट होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ke है। अब काइनेटिक एनर्जी देने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। हमने किस तरीके से दी है काइनेटिक एनर्जी, उस पर डिपेंड करता है। मान लो मैंने एक ट्यूब में कुछ पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करवा दिया, मैंने एक ट्यूब में कुछ पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करवा दिया, ओके, इस तरह से
इस तरह से पोटेंशियल लगा के कि ये मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये रहा इलेक्ट्रॉन या कोई भी एक पार्टिकल है क्यू चार्ज का, ठीक है, जो कि वी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कारण एक्सिलरेट हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं क्यू टाइम्स ऑफ वी। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं क्यू टाइम्स ऑफ वी। ओके, आपने लिख दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो है क्यू वी, और लैम्डा का एक्सप्रेशन आपने अभी अभी बताया था एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर 2 KEM। के ई को लिख दिया क्यू वी इंटू एम। ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन लैम्डा का। ये आ गया आपके सामने एक्सप्रेशन लैम्डा का। ठीक है, लिख लीजिए तेज रफ्तार में। लिखिए जरा जल्दी तेज रफ्तार में। लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये वेव्स होती हैं लेकिन दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि हमको फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा है कि लैम्डा जो है आपने लिखा h बाय पी, यानी h बाय अंडर रूट 2 KEM, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और प्लैंक्स कांस्टेंट इन्वॉल्व है इक्वेशन में। लैम्डा की वैल्यू बहुत 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 छोटी होती है, 10⁻⁻24 के ऑर्डर की होती है। तो अगर मास जब तक माइक्रोस्कोपिक लेवल का नहीं होगा तब तक आप लोग लैम्डा ऑब्जर्व नहीं करवा पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें सिर्फ कहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, इनके लिए ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, यही चर्चा अगर मैं करूँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यही चर्चा अगर मैं करूँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैं लिख दूंगा लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 KEM। KE को लिख दिया QV, QV को लिख दिया EV इंटू M। अब मुझको H की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, M की वैल्यू, सॉरी V की वैल्यू नहीं, M की वैल्यू पता है। ये सब वैल्यूज हमको पता है, ये सारी वैल्यूज हमको मालूम है। तो डेटा हमने सब्सटीट्यूट किया, डेटा हमने सब्सटीट्यूट किया। H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, E की M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने पे, लैम्डा की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। अब लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में, यदि वी लेके चलोगे वोल्ट्स में। ठीक है, लिख लो भाई, ये काम की बात है। महत्वपूर्ण डिस्कशन है, लिखिए इसको सभी लोग। चलो हो गया इतना, लिख लिया सभी ने? डन डना डन डन, बहुत बढ़िया। अब यही एनर्जी यदि आपने थर्मल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी हो, यही एनर्जी जो आपने प्रोवाइड करवाई है, आप इलेक्ट्रॉन एक्साइट ना करवा के इस ही एनर्जी को थर्मल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखें। यदि ये जो मोशन है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये सिर्फ टेम्परेचर के कारण हो, यानी थर्मल काइनेटिक एनर्जी हो, तो सिचुएशन में आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 KE। KE को लिख दिया 3/2, 2 से 2 गया, KT इंटू M। ओके, एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका लैम्डा का एक्सप्रेशन। ओके, ये बन गया आपका लैम्डा का एक्सप्रेशन। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बातें। अब देखो, इसके बाद बचता है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। कुछ किताबों में ड्यूअल नेचर में दिया होता है, कुछ किताबों में एटम्स में दिया होता है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे एटम्स में। ये हम लोग कंप्लीट करेंगे किस में? ये हम लोग कंप्लीट करेंगे एटम्स में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको पूरा लेक्चर शांति से बैठ के रिवाइज करना है।
और मिलते हैं अब हम लोग अगले सेशन में। और ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, 4 लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा ग्रैंड रिवीजन। और इंतज़ार मुझे सबसे ज़्यादा उसी चीज़ का है, ग्रैंड रिवीजन, डेरिवेशन सेशन, PYQ सेशन। ठीक है, तो बढ़िया मज़े से एनर्जी बनाए रखिए, बिल्कुल रेगुलरली पढ़ते रहिए। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।